अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेजी मंदी। स्टॉक मार्केट की बात सबसे पहले और फिर उसके साथ साथ दीगर कमोडिटी और बिजनेस मार्केट की भी बात करेंगे। और बिजनेसमैन के लिए बहुत सारी चीज़ें, बजट के बाद के इश्यूज और फिर इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए क्या कुछ कर रही है गवर्नमेंट, क्या नहीं कर रही, और जो टैक्स महसूलात हैं क्या वो रियलिस्टिक हैं या अनरियलिस्टिक हैं। बिजनेस कम्युनिटी उसके बारे में क्या कहती है। सीमेंट की बोरी पर पैसे बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ना कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी कंस्ट्रक्शन ओवरऑल के ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ पड़ गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराहत देने की बात करते हैं तो वहां पर रियल एस्टेट सेक्टर आ जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर कहता है हमें वो मराहत नहीं दी जा रही, तो कंस्ट्रक्शन होगी किस पर जब प्लॉट नहीं बिकेंगे और प्लॉट देने वाले परेशान होंगे। बहुत सारी चीजें जिस पर आज बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत का फायदा भी आवाम तक नहीं पहुंचा। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप, बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका भी। और शाहिद इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस प्रेसिडेंट कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया सर आप तीनों हजरात का। नईम साहब, सर स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी बात और फिर आगे बढ़ते हैं। सर पीर के रोज़ यानी 29 जून को दहशत गर्दों ने हमला किया, लेकिन उसके बाद सरमायाकार बड़े सरगर्म नजर आए। बिल्कुल। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये अटैक हुआ बड़ी मायूस कुन सूरत हाल थी और मेरा ख्याल ये था कि शायद ट्रेडिंग वगैरह बंद हो जाए, लेकिन बड़े हौसले से ये सारा काम ठीक हुआ। और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और दूसरे वहाँ की जो मुकामी जो गार्ड थे, क्योंकि ये पहले से ही थोड़ी सी इंटीमेशन थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और मैं समझता हूँ कि सब ने मिल के इसको नाकाम बनाया। और ये एक बहुत कंबाइंड एफर्ट है हमारे सिक्योरिटी अदारों की, और ये इस बात की भी कमाजी करती है कि वी आर वेल इक्विप्ड टू एंटिसिपेट एनी प्रॉब्लम। और ये सारे का सारा मामला जो है जाता है इंडिया की तरफ, और इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान में जब भी अमन हो, जब भी हालात बेहतर होने की कोशिश हम करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा मामला यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और आपने देखा कि बाद में उन लोगों के जो टेलीफोन कॉल्स पकड़ी गई वो कंधार से उनको ऑपरेट किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जो दूसरी बात आपने की वो ये कि मार्केट बड़ा पॉजिटिव रही। बिल्कुल, मार्केट ने बहुत अच्छा रेट किया और तकरीबन 3.5% मार्केट उस हफ्ते में ग्रो की, और जबकि ख्याल किया जा रहा था कि शायद इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन देखें तो मैं समझता हूँ कि इस साल दो ऐसे मौके थे कि जिसमें मार्केट ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में मार्केट ने अपना बॉटम देखा, अगस्त में देखा, फिर अप्रैल में देखा। और दुनिया जब दूसरी तरफ भाग रही थी, लोग अपने बिजनेस बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो आई थिंक कि स्टॉक मार्केट वॉज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट एट दैट टाइम। और मैं समझता हूँ, मेरे नॉलेज में ऐसे हैं कि आर्टिकल्स आजकल आ रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए भी हैं। और पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि जिसने अप्रैल में इन्वेस्ट किया इस मार्केट में और जिसने पिछले साल अगस्त में इन्वेस्ट किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा रेवेन्यू कमाया, बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए। और अब ख़ासतौर पर जब ये बजट आया है और दूसरा ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान हुआ है और जो इस वक्त आपके पॉलिसी रेट कम हुआ है, उससे भी जिनके लोगों की नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट हैं, दूसरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बाई रहेंगी, मार्केट में चलेंगी। और मैं समझता हूँ कि मार्केट में अगर उसकी मार्केट के फंडामेंटल को देखते हुए इत्मीनान से, एहतियात से इन्वेस्टमेंट की जाए, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से अच्छी कोई फील्ड नहीं है कि जिसमें आप पैसे कमा सकते हैं बेहतर तरीके से। मैं ज़रा एहसन मेहनती साहब से और फिर शाहिद इस्माइल साहब की तरफ जाऊंगा। एहसन मेहनती साहब, सर ये जो गुज़िश्ता एक हफ्ता रहा, इसी के अंदर 100 इंडेक्स 1112 पॉइंट का इजाफा बढ़ा, बहुत अच्छा खुशाइंद बात है सर। और फिर एक ही हफ्ते में 43 बिलियन के आसपास रुपीस के मालियत के 1 अरब 25 करोड़ हिस्से के सौदे हुए, बड़ी पॉजिटिव बात है सर। कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा है। जी, आई बिलीव यू आर राइट कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा है, इसमें मैं देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट का भी रोल है। और फिर उसके बाद जाहिर है जिस तरह बर वक्त जो है वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो टेक ओवर किया है इस सिचुएशन को, आई बिलीव कि उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो है वो सरगर्म रहे इस वक्त के अंदर। हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस भी हायर साइड पर रही। फिर हमने देखा कि फंडामेंटली मार्केट इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टली आउट परफॉर्मेंस की तरफ जो है वो गई है। उसमें हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी रेट के अंदर कट किया था और फिर एनएसएस रेट के अंदर कमी आई। इसके बाद हमने देखा कि जो ट्रेड डेफिसिट का जो डेटा आया है जो रिसेंटली हमें रिसीव हुआ, उसमें भी 27% ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। रिसेंटली के इलेक्ट्रिक के जो टैरिफ के इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व हुए हैं। सर्कुलर डेट क्राइसिस खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक कि इसमें
बहुत सारी चीजें हैं जो वो मिक्स हुई हैं इसी इवेंट के साथ, और वो मुस्बत अंदाज से जो है एनएसएस रेट का कट होना, फिर उसके बाद पॉलिसी रेट का कट होना, फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह मैंने कहा ट्रेड डेफिसिट का जो है वो कम आना, आई बिलीव कि बहुत सारी चीजें फंडामेंटली, और मार्केट जाहिर है इंटरनेशनली रुपी स्टेबिलिटी भी हमने देखी है कि इसी टाइम टेनोर के अंदर जो रुपी जो है वो बतदरीज जो है वो पिछले 7-8 दिनों से जो है वो गिरता जा रहा था। ये पोस्ट ये इवेंट के रुपी स्टेबिलिटी हमने पिछले 3 दिन से देखी है, 4 दिन से, कि वो जो है वो रुपी ने जो है वो जो ग्रीनबैक के अगेंस्ट में आउट परफॉर्मेंस थी उसको खत्म किया है। इन्वेस्टर अब बुलिश है, और जाहिर है अर्निंग सीजन ये कहलाता है, अर्निंग सीजन के अंदर यूजुअली जो है वो स्पेकुलेशंस होती हैं। मार्केट मुस्बत डायरेक्शन इसीलिए दे रही है कि इस वक्त इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो माली नताइज आएंगे वो बेहतरीन माली नताइज होंगे, और जाहिर है उसमें कोविड का इम्पैक्ट होगा, बट उससे निकलते हुए जो हमारी एक्सपोर्ट्स अब बढ़ रही हैं दोबारा सीमेंट की या टेक्सटाइल की, वो हमें कुछ सेक्टर्स के अंदर जो है वो स्पेशली फार्मा सेक्टर देखें या बैंकिंग सेक्टर देखें, उसमें बहुत मुस्बत परफॉर्मेंस जो है वो आने वाले वक्तों में देखी जाएगी। शाहिद इस्माइल साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दे दिया। कराची चेंबर ने भी आज अपनी रिप्रेजेंटेशन शो की है। सर, बजट के बाद बिजनेसमैन की ओपिनियन मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कहीं पर लोग खुश नहीं दिखाई दे रहे, वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए बजट कोई बहुत फायदेमंद नहीं है। कहीं पर लोगों का कहना है कि बड़े लोगों को मराद देती है तो छोटे पिस रहे हैं। बिजली, पेट्रोल, गैस, बड़े इशूज के साथ बजट जो अनाउंस किया है वो सिर्फ एक बजट है, इसके बाद आने वाला मिनी बजट भी होगा। सर, क्या सिचुएशन देखते हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर जगह रिप्रेजेंटेशन अपनी कायम रखता है, और हमारे जो चेयरमैन है सिराज कासिम तेली साहब बड़े एक्टिव हैं सारे चैनल्स पे, आप गाहे बगाए उनको सुनते भी रहते होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि सबसे पहले हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, जिनको जवान शहीद हुए कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उन्होंने बड़ी ही दिलेरी से उनका मुकाबला किया, और उससे उनके मुकाबले से एक सेंटिमेंट्स बढ़ा, और अल्लाह का करम हुआ कि हमारे स्टॉक बजाय डिक्लाइनिंग के हमारा स्टॉक ऊपर चला गया। जहाँ आफ्टर क्वेश्चन की बात है, देखें इस बजट के अंदर हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमने बेशुमार प्रपोजल्स भेजे थे। ड्यू टू दिस कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। हमें इस वक्त, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइनिंग पर है, लास्ट ईयर से आप कंपेयर कर लें, लास्ट पिछले साल के मंथ से कर लें, हमने उनसे कहा कि आप हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा जोर दीजिए, हमें थोड़ा सा इस वक्त जो है रिलीफ दीजिए। इस बजट के अंदर हमने मुख्तलिफ जो तजावीज़ पेश की थी, उनमें एक था कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग को कम किया जाए। इस वक्त हमारा जो बिजली का टैरिफ है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, हमारी जितनी भी यूटिलिटीज चार्जेस हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। हमने 12 रिक्वेस्ट की कि इस वक्त ड्यू टू दिस कोविड इस वक्त हमारे जो सेल टैक्स है उसके अंदर 17% से हमने प्रपोज किया था कि इस साल इसको 12 से 14% पर लाया जाए। जो हमारा बैंक मार्कअप रेट है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, उसको एक साथ 4% पर लेकर आया जाए, इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत बूस्ट आएगा। सेकेंड चीज हमने इनसे ये कही थी कि जो इस वक्त क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट भी नहीं हो रहा, हमारा एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन है, हमारी लोकल इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। हमारी जो 5 टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो 5 हमारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारा वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, उनको जीरो रेटिंग के अंदर लेकर आया जाए। उनके जो सप्लायर्स हैं, जो कि वो बात भी हमारी एक्सेप्ट नहीं की गई। हमने इनसे कॉस्ट ऑफ डूइंग के हवाले से बेशुमार तजावीज़ दी, जो कि सिवाय एक आदमी कि इन्होंने इंपोर्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने जो है हमारा वेल टैक्स के ऊपर हमारा इनकम टैक्स के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने कुछ कमी की है, जो कि खुशाइंद बात है। अच्छा शाहिद साहब, एक चीज और चाहूंगा कि मुझे इसमें आप ऐड करें। आपने खुद भी जिक्र कर दिया जीरो रेटिंग वाला जो मामला है, जीरो रेटिंग वाला मामले के खात्मे के बाद क्या आप समझते हैं कि इंडस्ट्री पर जो बोझ कम करने की बात की जा रही थी वो बोझ कम नहीं हो सका, वो बल्कि बढ़ा है? उसमें देखें हम जो भी इंडस्ट्री है, अगर वो 17% ये जो देती है जीरो रेटिंग इंडस्ट्रीज जो हमारे पहले थी, उनकी लिक्विडिटी जो है वो रुक जाती है, उनके फाइनेंस रुक जाते हैं, उनको रिफंड नहीं मिलता। इससे जो सबसे बड़ा इशू है उनको रिफंडिंग का है। हमारा पैसा है, आप क्यों 17% ले रहे हैं उसके अंदर? आप उसको जो है ले लीजिए, स्पेशली फॉर एक साल के लिए
इसके अंदर जो टैक्सेशन का निजाम है, इंपोर्ट के जो टैरिफ्स हैं, उन सब के अंदर जो है हमें रिलैक्सेशन दीजिए ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सके, बूस्ट कर सके। और ये कोविड-19 की वजह से बहुत अच्छा हमारे पास मौका है कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को, नॉट ओनली मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, मैं तमाम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हमारी आईटी के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको अभी तक हमने टैप नहीं किया। आप देखें कि इंडिया और दूसरी कंट्रीज इस वक्त आईटी के अंदर इतना बड़ा एक्सपोर्ट कर रही है, चाहे वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो, बहुत सारी चीजों सर उनके लिए कोई ये लीगल बड़े- रास्ता ही नहीं है बेचारों के लिए। IT सही, बिल्कुल ये सही शाहिद बड़ा- साहब। मैं आप दोनों हजरात से, मैं नईम साहब के पास एक चीज आपने बिल्कुल दुरुस्त जाने पे इशारा किया, उन बेचारों के पास जो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, उनके पास पैसे लेन देन के लिए या तो वेस्टर्न यूनियन है या फिर पेयोनियर, और पेयोनियर अक्सर लोगों की बहुत प्रॉब्लम की शिकायत आती है, कोई पेपॉल जैसा कोई इस तरह का कोई रास्ता नहीं है उनके पास। शाहिद साहब अच्छा, मुझसे बात जी। नहीं, जी जनाब, उनके साथ जो है बिल्कुल उनके पास इस तरह के कोई रास्ते नहीं है। वो आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा कि मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइनर हैं, वो वाया पैसे लेके यहाँ पर दूसरे अकाउंटों के थ्रू हमारे पास पैसे आते हैं। आप डायरेक्ट उनको इंसेंटिव्स दीजिए। हमारे साथ बहुत बड़ा ये एक इशू है। इसके अलावा हमने बैंक, जो मैंने बैंक की बात की, एसएमई की जो है, एसएमईज को जो है इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त हमारे इस कोविड, देखिए मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ इन दिस सिनेरियो ऑफ कोविड-19 की वजह से हमारे पूरी दुनिया के डायनामिक्स चेंज हुए हैं। हम अपनी एसएमईज को, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको बूस्ट करें, हम लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। जब लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है उससे आपकी लेबर, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ती हैं, आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है उससे। जी नईम साहब। कोविड-19 के बाद देखिए दुनिया में टोटल एक जो वे ऑफ लिविंग है ना, वो टोटल चेंज हो गए। ठीक। अब हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं कि हमारे जो 5 सेक्टर्स हैं ना, पिछले 40 साल से उन्हीं को सुन रहे हैं। आप देखिए कारपेट्स की एक्सपोर्ट अब आपकी बिल्कुल नहीं रही, सर, हमारा लेदर इन्हें आपकी सारी एक्सपोर्ट नहीं उन रही, 5 सेक्टर्स टेक्सटाइल पे एक रह गई है। अब उन 5 सेक्टर को आप एक साइड पे कर दें, दुनिया बदल गई है। अब आईटी की दुनिया है, जैसे भी शाहिद साहब ने भी कहा। आप इस वक्त दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री को देख रहे हैं। ट्रू सर, बिल्कुल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जितनी बड़ी बड़ी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो ऑयल में इन्वेस्ट करते थे, जो बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, वो आईटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप देखिए दुनिया की टॉप 10 कंपनीज जो है ना, वो दुनिया की 50% से ज़्यादा इकोनॉमी को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पोटेंशियल भी मौजूद है। और ये वो इंडस्ट्री है जिसमें आप लोगों को घर बैठे उनसे काम ले सकते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल वो सारे आईटी में वेबसाइट्स आ गई हैं। अभी मतलब आप अगर अमेज़न को देखें, अमेज़न, अलीबाबा, इनकी बात इनको करूं, देखें, वो अब ये top पे 2 है। टॉप ट्रेंड हैं, आपको पता चल रहा है। और ये दुनिया में लोगों को रोजगार देने का बेस्ट तरीका है आईटी इंडस्ट्री इस वक्त। कि आप दुनिया में ट्रेंड है कि 10 आदमी अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसमें 9 आदमी घर से काम करते हैं, 1 आदमी ऑफिस आता है। आप देखिए कितने रिसोर्सेज पूल होते हैं, कितना फ़ायदा होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, कितनी एक्सपेंडिचर आपके बचते हैं। अब आईटी के ऊपर तवज्जो देते नहीं। अब आप क्या समझते हैं, हम तमाम चैम्बर्स के लोग बैठते हैं, हम तमाम एसोसिएशन के लोग बैठते हैं, हम मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, क्या हुकूमत को नहीं पता हमारा मसला क्या है? हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है कि हम लो एक्सपोर्ट है, हमारा इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हमारा फिजिकल डेफिसिट है, हमारे पॉलिसी मामला है, हमारे डॉलर बढ़ रहे हैं। और 30% हुकूमत की अपनी एक्सपेंडिचर्स हैं आपको, जो कि इस रेवेन्यू को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप 4.9 ट्रिलियन का आपने दोबारा एक हदफ दे दिया है, जो कि बड़ा मुश्किल है। तो अब सिचुएशन ये है कि तमाम लोग बैठे हैं, दानश्वर बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, गवर्नमेंट बैठे हैं, ट्रेडर्स बैठे हैं, चैम्बर्स बैठे हैं, वो बैठ के ये डिस्कस करें। भाई अब बातें मत करें, हमें पता है हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे तो हम इसको कहाँ से चेंज करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप अगर करना तो घर से लोगों को मौके दे के वो घर बैठ के नान बनाएं, वो घर बैठ के पराठे बनाएं, आप उनसे लेके बाजार में जाके बेचें, लोगों को रोज़गार दें। इस वक्त सिचुएशन ये है सर, 17,000 रुपये जो है वो $100 नहीं बनता। तो जो गवर्नमेंट की मिनिमम वेजेस हैं, लोग कैसे गुजारा करेंगे? हमारा इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है।
गवर्नमेंट को जितने भी लॉसेस कर लें, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में लॉसेस कर लें, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रॉफिटेबल जो है लॉसेज इन टर्म्स के लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं। आपका इस वक्त सर्कुलर डेट जो है वो आप देखें 2200 अरब पे चला गया है, जबकि आपके मिनिस्टर कह रहे हैं आगे कि ये जो सर्कुलर डेट है ये 2020 में ख़त्म हो जाएगा, हम इसको ज़ीरो कर देंगे। तो हवा में बातें के जो मामला उसमें आप बताएं, आपकी एक्सपोर्ट नहीं है, आपकी वजह से रेमिटेंस कम आ रही हैं, आपका लोकल रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, क्या होगा? आपने कभी सोचा है कि पैसे कहाँ से पूरे होंगे? ये गवर्नमेंट कहती है स्टेट बैंक से कर्जे नहीं लेते। भाई ये आप उन लोगों को बताएं जो सड़क पे बैठे हैं, मजदूर हैं, जिनको नहीं पता कि स्टेट बैंक से कर्जे नहीं लेते तो कमर्शियल बैंकों से कर्जे लेते हैं, और कमर्शियल बैंकों से कर्जे लेके किसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं? आप अपनी आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। जब तक आप क्लियर एंड क्लीन पॉलिसीज नहीं लेके आएंगे, जब तक आप नहीं बताएंगे, आप देखें चौथा चेयरमैन BR का चेंज हो गया 2 साल के अंदर, 4th चेयरमैन। तो क्या जो बंदा 35 साल सर्विस करके आता है, 4084 अरब के टैक्स कलेक्शन हुई है, फिर भी उसके बाद कहा तो आपका क्या ख्याल है जो शख्स 35 साल सर्विस करके आता है वो नाअहल है? वो नाअहल नहीं होता। आपकी पॉलिसी ही नहीं है, आप शाम को फैसला करते हैं सुबह ये होगा। सर पॉलिसी भी तो आपसे मैं बात करूंगा कि 22-23 माह हो गए, कोई तिजारती पॉलिसी नहीं है, इस पे बड़ा रोला पड़ा हुआ है। मैं जरा एहसन साहब, एहसन मेहंदी साहब जी, एहसन साहब जी सर, मैं चाहूंगा जरा आप भी इसमें अपना इनपुट दें और मुझे ये भी बताएं सर, जब कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा होता है, स्टॉक मार्केट की हम बात करें, एक ही हफ्ते में 220 अरब रुपए का इजाफा होकर 6642 पर पहुंचा कैपिटलाइजेशन, इससे सर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आई थिंक कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इंप्रूव होती है उससे स्पेशली जो हमारी पाकिस्तान की जो वैल्यूएशन है मार्केट की, वो जब इंप्रूव होगी तो जाहिर है इससे हमारे जो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो स्टेटस है, जो उसका रिव्यू होता है क्वार्टरली बेसिस पे और हाफ ईयरली बेसिस पे, वो मुस्तकम रखता है पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट स्टेटस के अंदर। अब इसका फायदा पाकिस्तान मार्केट को इस तरह से होता है कि इस वक्त हमने देखा है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है रिकॉर्ड हाई की तरफ जो है वो राग़िब है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का रुख करती है उस सूरत में जब पाकिस्तान मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन इंप्रूव होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इंप्रूव हो सकते हैं, और जाहिर है पाकिस्तान की इमर्जिंग मार्केट स्टेटस की सस्टेनेंस के लिए उन कंपनीज की वैल्यूएशन जो है उनका इंप्रूव होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस इमर्जिंग मार्केट लिस्ट के अंदर मौजूद है, जिसमें MCB बैंक भी हैं और बहुत सारी बैंक्स ऐसी हैं, और फिर इसके अलावा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो ये या फिर एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, जो इमर्जिंग मार्केट स्टेटस में पाकिस्तान मार्केट को लेकर आते हैं और फिर इसी बेसिस पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का रुख करती है। तो आई बिलीव मार्केट कैपिटलाइजेशन का बढ़ना ना सिर्फ ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान मार्केट का रुख करता है, बट साथ में हम देखते हैं कि लोकल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी जो है उससे इंप्रूव होते हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, और जाहिर है इसके साथ हम देखते हैं कि आगे जाकर जो पाकिस्तान के जो दूसरे मराइल होते हैं, जिसके अंदर FX रिजर्व्स का मुस्तहकम होना और फिर जाहिर है पाकिस्तान को डेट रिलीफ मिलना, उस बेसिस पर कि पाकिस्तान एक ग्रोथ इनिशिएटिव की तरफ लेकर जा रही है। तो आई बिलीव कि इसका बहुत सारे इसके जो इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की रुपी की स्टेबिलिटी के अंदर भी देखे जा सकते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान का जो स्टेटस है इमर्जिंग मार्केट का, उसके अंदर भी इसका बहुत मेजर रोल जो है वो देखा गया है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना हमें। एहसन मेहंदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शाहिद साहब हमारे साथ हैं और नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फ़हीमुर रहमान सहगल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते वापस आऊँगा तो ज़रा ट्रेड पॉलिसी पर और जो टैक्स कलेक्शन है उस पर बात करूँगा। क्या टैक्स कलेक्शन के महसूलात अगर हासिल हो जाते हैं आदाफ, उसके बावजूद चेयरमैन FBR का जाना किस जानिब इशारा करता है? वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं।